Good morning, students. Today we are going to start our next lecture of this chapter, the Delhi Sultans, and this is our lecture number 2. So let's start. Yes, students. So we have already discussed about the introduction, what we are going to study in this chapter. Background, the rulers of Delhi, sources of information about Delhi Sultan, the concept of circle of justice, Minhaj Siraj, idea about Razia Sultan from garrison town to empire, expansion of Delhi Sultanate, the Masjid, comparative study, administration and consolidation under खिलजी and तुगलक. ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. उसके बाद नेक्स्ट हमने जो स्टार्ट किया था द दिल्ली सुल्तान, ये हम बैकग्राउंड द रूलर्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो हमने बैकग्राउंड पढ़ ली थी रूलर्स ऑफ दिल्ली की. उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने ये सब डिस्कस कर लिया था अपने नेक्स्ट जो आपका हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था दिल्ली वो जैसे हमने देखा था कि किस तरीके से जो है दिल्ली सुल्तान आए, ठीक है, कैसे ये ट्रांसफॉर्म हुई. ओके, तो हमने द रूलर्स ऑफ दिल्ली ये हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो पहले नेटिव रूलर्स के बाद जो दिल्ली सुल्तान आए तो ये सारे फॉरेन ट्रेडर्स थे, फॉरेन इन्वेडर्स थे, और ये जब वहाँ पर आए हमारे पहले चौहान्स के बाद ये सब आए और यहाँ पर दिल्ली सुल्तान यानी दिल्ली सल्तनत जो है वो इस्टेब्लिश हुई, जिसके अंदर हमने देखा मेजर 5 जो है ना 5 मेजर डायनेस्टीज हुई. अर्ली टर्किश रूलर्स हमने ये स्टडी कर चुके हैं हम लोग, अर्ली टर्किश रूलर्स. ओके, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस द फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान. सो स्टूडेंट्स एक्चुअली इसमें हम क्या स्टडी करेंगे कि जो हमारे दिल्ली सुल्तान है इनके बारे में हमें कहाँ से सोर्सेज मिलते हैं. ओके, किस किस सोर्स से हमें मतलब किन किन सोर्सेज से हमें इनके बारे में पता चलता है. तो जैसे आपको पता है इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, आर्किटेक्चर्स. ओके, सो इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं. स्पेशली वैल्यूएबल आर हिस्ट्रीज. इसके अलावा मतलब कि इसके अलावा भी जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स दैट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री वॉज तारीख. तारीख में क्या होगा, ये सिंगुलर में एंड तवारीख प्लूरल में. ओके, तारीख का जो होता है सिंगुलर में और तवारीख हम कहते हैं प्लूरल. सो रिटर्न in Parsi, the language of administration under the Delhi Sultans. ओके, तो ये जो था हमारे पास बच्चे, ये क्या था यहाँ पर. यस, हम लोगों ने जैसे देखा कि जो हमारे इंस्क्रिप्शन है, कोइंस हैं और आर्किटेक्चर्स हैं, इसके अलावा भी हमारे और एक और इम्पोर्टेंट सोर्स हैं जिससे हमें इनकी बारे में पता चलता है, जो है तारीख या तवारीख. तो अब ये जो तारीख है या तवारीख जो होते हैं, ये तारीख हम सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं, तवारीख और हमारे प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जो कि जो सुल्तान होते थे, सुल्तान के शासन काल में प्रशासन की ये क्या थी, मतलब उसकी फारसी लैंग्वेज में ये लिखे गए थे ये, ठीक है, फारसी लैंग्वेज में ये लिखे गए थे. रिटन इन पार्सियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज होती थी अंडर द दिल्ली सल्तनत. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ जैसे मैंने आपको ये बताया भी, अब हम देखते हैं कि ये कैसे कैसे लिखा जाता था, वहाँ पर क्या प्रोसेस होती थी. जैसे हमने पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था ना यहाँ पर चोला एम्पायर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी. तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी तो फिर कैसे जो है ये सब लिखा जाता था, कैसे छापा जाता था, वो सब आप देखिए. जैसे आप देखिए इस पिक्चर में देख रहे हैं. सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे व्हाट आर तवारीख. सो तवारीख आर द हिस्टोग्राफी कंटेनिंग हिस्ट्री रिटन बाय द लर्न मैन. एक तो ये क्या होते थे, ये तवारीख जो होती थी ये हिस्टोग्राफी होती थी, जो कि क्या होता था, कंटेनिंग हिस्ट्री, जो जिसमें हिस्ट्री लिखी होती थी. और किसके द्वारा लिखा जाता था बच्चे, ये जो हिस्टोग्राफी थी, लर्न मैन, यानी कि जो क्या होते थे लर्न मैन किनको बोलते थे, जो मतलब कि पढ़े लिखे लोग होते थे, ठीक है. तो लर्न मैन होते थे जिसके अंदर सेक्रेटरीज आते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स आते थे, पोएट्स एंड कॉर्टियर्स. ओके, कोर्टियर्स जो उनके दरबारी होते थे, ठीक है, जो उनके कोर्ट में बैठते थे वो सब. तो ये सब जो है ये लिखा करते थे. सो दीज तवारीख वर सिमिलर टू मैन्युस्क्रिप्ट्स. अब हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स अपने पिछले फर्स्ट चैप्टर में हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स देखी थी ना, तो तवारीख जो है सेम वैसे ही उसी के सिमिलर मैन्युस्क्रिप्ट की तरह ही होती हैं. तो अब यहाँ पर हमारे पास
4 स्टेजेस होती थी मैन्यूस्क्रिप्ट को बनाने की। फर्स्ट स्टेज जो देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए ये पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, प्रिपेयरिंग द पेपर। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि पेपर को बनाया जा रहा है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, पेपर बनाते हैं, देन क्या करते हैं, राइटिंग द टेक्स्ट। फिर जब पेपर बन जाता है तो फिर उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता है। ये देखिए आप एक जो ये था जैसे ये होते ये जो है लर्न मैन होते हैं, ये क्या करते हैं, लर्न मैन ये इस पेपर के ऊपर लिखते थे, ठीक है, टेक्स्ट लिखा जाता था। फिर क्या होता है कि अब आजकल तो क्या होता है कि हम लोग हाईलाइट करते हैं किसी चीज को, तो क्या करते हैं, जिस पेन से हमने ऐसे हाईलाइट कर दिया, जैसे इसको हाईलाइट करो तो हमने ऐसे कर दिया, ये हाईलाइट हो गया। लेकिन पहले कैसे हाईलाइट किया जाता था, पहले क्या करते थे, मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। यहाँ पर ये क्या करते थे, गोल्ड को मेल्ट करते थे। कि ये जो है, ये थर्ड पिक्चर जो है, इसके अंदर क्या हो रहा है, गोल्ड को मेल्ट किया जा रहा है। फिर क्या करते थे, मेल्ट करने के बाद अब वो इंक के रूप में बन जाता था, गोल्ड होती थी, उसको रिफिल में भर के फिर ये क्या करते थे, उससे उस जो मेल्टिंग गोल्ड होता था उससे ये जो भी इन्हें हाईलाइट करना होता था अपना टेक्स्ट, वो हाईलाइट करते थे। और नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेज होती थी, प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग। नेक्स्ट क्या देखिए, अब बुक में सब कुछ हो गया, पेजेस बन गए, उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा गया, उसमें हाईलाइट कर दी गई गोल्ड को मेल्ट करके। अब क्या करना था, अब उसकी बाइंडिंग करनी थी। तो ये फोर्थ पिक्चर जो है ये दिखा रही है कि कैसे इसे बाइंड किया जाता था। ओके, सो यहाँ पर ये बाइंडिंग की जाती है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने की। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, प्रिपेयरिंग द पेपर, writing the text, melting gold to highlight important words and passages, and fourth preparing the binding. ओके अब यहाँ पर एक और है, देखिए अब ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बनाया जाता था, ठीक है, तारीख भी ऐसे ही लिखी जाती थी। अब नेक्स्ट है द सर्कल ऑफ जस्टिस। अब ये क्या होता था कि अब मान लो, वैसे ये हर किसी की थिंकिंग रहती है कि उस टाइम पर, क्योंकि जो रूलर्स होते थे, शासक होते थे, उनको खुश करने के लिए जितने भी लर्नमैन होते थे शायद उनकी तारीफें लिखते होंगे, मतलब एक्चुअलिटी क्या थी उनकी, अगर उनमें अंदर कोई कमी थी तो वो शब्द शायद वो मेंशन नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था कि वो सब कुछ जो है मतलब कि हमेशा रूलर के क्या करते थे, तारीफों में लिखा करते थे, या वो कुछ अच्छी चीजें नहीं कर लिखते थे, ऐसा नहीं है। देखिए इस वाले ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में क्या दिख रहा है, द सर्कल ऑफ जस्टिस। वो कई बार न्याय की बातें भी किया करते थे, न्याय की बातें भी लिखा करते थे, जस्टिस की बातें भी करा करते थे, जिसमें कि ये हमारे हैं फक्र हैं मुदाबिर रोड इन 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी के जो क्या थे, हिस्टोरियंस थे, इतिहासकार थे, फक्रे मुदबिर, उन्होंने लिखा है अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर। उन्होंने लिखा कि राजा का जो काम है ना, वो सोल्जर्स के बिना नहीं चल सकता, ठीक है। राजा का काम सोल्जर के बिना नहीं चल सकता, एंड सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। और जो सोल्जर होते हैं वो सैलरी के बिना नहीं रह सकते। अब जब तक किसी, अब सोल्जर हैं उनको भी तो देखो अपने को मेंटेन करने के लिए, अपनी पावर बनाए रखने के लिए, एनर्जी बनाए रखने के लिए उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, जिससे कि वो अपने को स्ट्रॉन्ग रख सके, ठीक है, ताकि वो लड़ सके, जो युद्ध हो उनमें लड़ सके, ठीक है। तो विदाउट सैलरी वो नहीं सरवाइव कर सकते। एंड सैलरीज कम फ्रॉम द रिवेन्यूज। सैलरी कहाँ से आएंगे, रिवेन्यूज, यानी जो इनकम होगी उनको दी जाएंगे रिवेन्यू। और ये रिवेन्यू क्या होते थे, कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। ये रिवेन्यू कहाँ से आते थे, पीजेंट से, जब उनके ऊपर, पीजेंट यानी किसानों से टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। बट पीजेंट्स कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रॉस्पेरियस एंड हैप्पी। और पीजेंट्स भी केवल रिवेन्यू तभी पे कर सकते थे जब वो या तो प्रॉस्पेरियस हो, समृद्ध हो और हैप्पी हो, ठीक है। तो इसीलिए ये जो थे हिस्टोरियंस थे, ये क्या लिखते थे, दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। तो देखो उन्होंने कितनी अच्छी सजेशन दी है इसके अंदर कि जब मतलब कि वो कहते हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब जो राजा है वो जस्टिस और ऑनेस्टी के साथ अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपना प्रशासन को बढ़ावा दे। तो इट मीन्स कि ये एक सर्कल है, ठीक है। अब वही बात है, अब वो अगर मान लो किंग जो है वो जस्टिस के साथ काम करेगा, ठीक है, अच्छे से ऑनेस्ट के साथ अपना शासन चलाएगा, तो क्या होगा, तो उससे जो सोल्जर्स हैं, मतलब कि
वो भी सर्वाइव कर सकेंगे, उनके अंडर काम करेंगे, सोल्जर उनको सबको क्या होगा, जस्टिस मिलेगा, ठीक है, सैलरी मिलेगी तो उनके पास रिवेन्यू आएंगे, रिवेन्यू कहाँ से आते हैं, पीजेंट्स के पास से आते हैं। पीजेंट्स जो है अगर वो प्रोस्पिरियस होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो उनको भी वो क्या होगा, तो वो भी रेंट दे पाएंगे। तो ये एक तरीके से एक सर्कल चलता है। Okay students, so yes students, so today that's all for today. Have a good day.